दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आज एक नई कहानी में आपका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों हम सच्ची घटना पर आधारित जो कहानी होती है वो हमारे इस YouTube चैनल पर आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है। सच्ची ही घटना है जिसको हम हमारे शब्दों के द्वारा आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों ये अपने आप में विश्व में अब तक की पहली और आखिरी घटना है, तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी घटना हो रही होगी अपने समय। दोस्तों आपने कार का सफर अवश्य आपने अपने जीवन में किया होगा, करते होंगे हर रोज। कार जब लगभग 80, 90, 100 की स्पीड में होती है तो उस समय कार की जब हम विंडो ओपन करते हैं थोड़ी बहुत, तो जो हवा का दबाव होता है, जो हवा का एक तेज सा झोंका आता है, और उस 100 की स्पीड में चलती हुई कार में जो तेज हवा का झोंका आता है, उसकी वजह से ना तो हम जो हमारे साथ में सफर कर रहा है उनसे बात कर पाते हैं, ना हम अपने आप को अच्छा फील कर पाते हैं। यानी एक अलग सा दबाव हमें महसूस होता है उस समय। तो दोस्तों आप कल्पना करिए कि 100 की स्पीड में चलती हुई कार की हवा हमें कितना परेशान करती है। तो एक विमान जो लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर हो और उसकी स्पीड 700 से 800 घंटा पर हॉर्स हो, और ठीक उसी समय 24,000 फुट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है। जब हम हवाई जहाज में सफर करते हैं तब अटेंडेंस जो होते हैं हवाई जहाज में और एयर होस्टेस वो अनाउंस करती हैं कि जहां आप बैठे हैं, जिस सीट पर आप बैठे हैं, आपके ठीक ऊपर ऑक्सीजन मास्क लटका हुआ है। प्लेन जब अपनी निर्धारित ऊंचाई पर जाएं तो किसी पैसेंजर को अगर ऑक्सीजन में कोई दिक्कत होती है, सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इस मास्क का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो छत होती है उसमें ही मास्क लटका हुआ होता है। प्लेन जब अपनी तय ऊंचाई तक चला जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर हो जाता है। तो जब किसी प्लेन की छत 24,000 के फुट पर उड़ जाए, पूरी की पूरी छत ही ऊपर से उड़ जाए, अब पैसेंजर ना तो मास्क यूज कर सकते हैं क्योंकि उसी छत में वो मास्क लगे होते हैं, उनके ऊपर छत ही नहीं है, फिर मास्क कहाँ से यूज करेंगे वो। तो उन पैसेंजरों के साथ में क्या बीती होगी, क्या उस प्लेन की स्थिति हुई होगी, और जो पैसेंजर उसमें सवार थे, जो यात्रा करते, उनके साथ में क्या हुआ होगा, ये सब हम आगे इस वीडियो में कुछ देर के बाद में आपके सामने लाने जा रहे हैं। घटना ज्यादा पुरानी भी नहीं है, अब 2024 चल रहा है। घटना है 1988 की, 1988 की, 28 अप्रैल 1988 की ये बात है। अमेरिका का एक पैसिफिक समुद्र है, वहां पर बहुत से द्वीप हैं। हवाई द्वीप का नाम आपने जरूर सुना होगा, अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है। हमेशा वो द्वीप सैलानियों से सरोबार रहता है, टूरिस्ट बहुत आते हैं उन द्वीपों पर। हवाई द्वीप इसलिए उसे कहा जाता है कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों के समूह से बना हुआ ये द्वीप है। यानी छोटे छोटे द्वीप हैं, कोई 300 किलोमीटर पे है, कोई 400 किलोमीटर पे है। इस प्रकार से जो इन द्वीपों की यात्रा पर जो पर्यटक जाते हैं, जो टूरिस्ट जाते हैं, वो सभी द्वीपों की यात्रा करते हैं। सब द्वीपों पर जाकर के अपना जो एक्सपीरियंस है उसको अनुभव करते हैं, लोगों के बीच में साझा भी करते हैं। तो दोस्तों ये जो घटना घटती है ये अमेरिका से जुड़ी हुई है, इन द्वीपों से जुड़ी हुई है और पर्यटकों से जुड़ी हुई है। होता कुछ इस तरह से है कि एक अलोहा एयरलाइंस का एक विमान, बोइंग विमान होता है 737, ये जो हवाई द्वीप है वहाँ एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम है हीलो एयरपोर्ट। हीलो एयरपोर्ट से ये टेक ऑफ विमान होता है और इसे जाना था हवाई द्वीप की राजधानी ओनोलुलु। यानी ये ओनोलुलु की यात्रा पर था, और ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस था, जो उड़ान थी इन पैसेंजर की, वो लगभग 35 मिनटों में इन्हें यह सफर पूरा करना था। वो यहाँ से उड़ान भरते हैं, और कई बार जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं ना, हम भारत में भी देखते हैं कि जहाँ टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ बड़े मंदिर हैं, तो वहां से जो पैसेंजर आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, जो तीर्थयार्थी आते हैं, जिनकी गाड़ियां लगी होती हैं, जिनके वाहन लगे होते हैं, वो अपना फायदा सबसे ज्यादा देखते हैं। वो पैसेंजर को क्या तकलीफ हो रही है, पैसेंजर कितनी परेशानी में है, जो जिस 8 की कैपेसिटी होती है वहां पर 20-20 लोग भी वो बिठा लेते हैं, और ज्यादा चक्कर के लालच में ना तो वो गाड़ी का सही से मेंटेनेंस देख पाते हैं, ना ही गाड़ी पर वो ध्यान दे पाते हैं। जैसी स्थिति में होती है वो उसी स्थिति में चलवाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये न सोचे कि ये भारत में ही होता है, बल्कि ये हर जगह होता है जहाँ टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, टूरिस्ट की वजह से उनका जो बिजनेस चलता है, तो उस जगह पर होता है। और ये भारत में हम सोच लें कि ये छोटी छोटी गाड़ियां, टेम्पो, ऐसा नहीं है। अमेरिका के विमानों में भी यही हालत है। जो ये हादसा हुआ है इस विमान के साथ,
उसकी भी बड़ी वजह यही रही थी कि ये टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से और समुद्र में 300-400 किलोमीटर दूर दूर ये जो टापू थे वो थे, द्वीप थे, तो जो नौकाओं से अगर यात्रा करें 300-400 किलोमीटर जाने के लिए नाव में आपको काफी समय लग जाता है। और टूरिस्ट आते थे तो 1 से 2 दिन में वो अपना पूरा जो यात्रा का प्लान बना करके आते थे उसे पूरा करना चाहते थे, इसलिए वो ज्यादातर हवाई टूर को पसंद करते थे, रेफर करते थे। जो इस तरह के छोटे विमान होते थे उनमें वो जाना ज्यादा पसंद करते थे, जिसकी वजह से जो इस प्रकार की कंपनियां थी जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक टूरिस्टों को पहुंचाती थी, वो दिन में 6 से 7 राउंड कर लिया करती थी, क्योंकि 35 मिनट का समय होता था एक समय जाने में, एक साइड जाने में, तो 6 से 7 जो टूर होते थे वो ये विमान कंपनियां हर एक विमान से करवा लेती। अब इस स्थिति में होता ये है कि विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है, हम जब लंबी दूरी की फ्लाइट में जाते हैं तो जैसे ही विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई पर चला जाता है, एकदम सेटल हो जाता है विमान सीधा हो जाता है, तो जो सीट बेल्ट का एक सिग्नल आता है वो सिग्नल उस समय हट जाता है। यानी उस समय यात्रियों को यह संदेश दे दिया जाता है कि अब आप कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते हो, टॉयलेट यूज कर सकते हो, वॉश बेसिन यूज कर सकते हो, वॉशरूम यूज कर सकते हो, खाना खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। यानी कि सीट बेल्ट की बाध्यता जो होती है वो निर्धारित ऊंचाई पर जाने के बाद में लंबी दूरी की जो उड़ानें होती है उनमें हट जाती। और ये विमान जहां जा रहा था इसकी उड़ान ही 35 मिनट्स की थी, तो इस विमान में जो ये सीट बेल्ट का सिग्नल जो हटने का आता था वो नहीं आ रहा था। यानी आपको ये पूरी विमान की यात्रा है सीट बेल्ट लगा के ही करनी है, सीट बेल्ट बिल्कुल आप नहीं हटा सकते हैं, वो कंपलसरी था। विमान लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी पूरी स्पीड से उड़ रहा था, 600 से 700 किलोमीटर की रफ्तार से विमान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, यानी ओनोलुलु एयरपोर्ट की तरफ लगातार विमान बढ़ रहा था। सभी पैसेंजर मशगूल थे, अपने नेक्स्ट द्वीप के सपने संजोए हुए, तरह तरह के प्लान बनाते हुए, तरह तरह की योजना बनाते हुए वो अपना सफर जारी रखे हुए। तभी अचानक ये महसूस होता है कि एक तेज हवा का झोंका विमान से टकराता हो, जैसे एक तेज आवाज आती है, तेज धमाका होता है। सभी पैसेंजर चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या, किसी को कुछ समझ नहीं आता। इतनी ठंडी हवा, इतनी सर्द हवा, यानी हार्ड जम जाए आप, और उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नाक के बराबर, यानी सभी यात्रियों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लग जाती। हवा का प्रेशर इतना तेज हो जाता है कि उन्हें 1 सेकंड तक वहां ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता है उन पैसेंजरों के लिए। उन पैसेंजरों को जब सांस में दिक्कत होती है तो उन्हें वो ऑक्सीजन मास्क याद आता है। जैसे ही वो हाथ ऊपर उठाते हैं, ऊपर छत ही नहीं, जब प्लेन की छत ही नहीं है तो मास्क कहाँ होंगे। सबको अब लगने लग गया था कि मौत बहुत नजदीक है, क्योंकि इस प्रकार का हादसा आज से पहले दुनिया में कभी हुआ नहीं कि बीच रास्ते में इतनी ऊंचाई पर इतनी स्पीड से प्लेन की छत उड़ जाए। और उसमें 95 लोग यात्रा कर रहे थे, 91 पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर थे, पायलट, को पायलट और 2 अटेंडेंट। टोटल 95 लोग इस विमान में यात्रा कर रहे थे। सबकी मौत निश्चित थी, क्योंकि बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं था और हवा इस कदर तेज थी कि विमान के जो ज्यादातर पार्ट्स थे वो भी इस हवा के दबाव की वजह से काम करना बंद कर रहे थे। तो सबको लगने लग गया कि मौत बहुत नजदीक है, मौत सामने खड़ी है, लेकिन किसी के हाथ में कोई चारा नहीं था, किया ही क्या जा सके। सब अपने अपने भगवानों को याद करते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं, लेकिन कहीं कोई फायदा फिलहाल की स्थिति में उन्हें दिख नहीं रहा। अब जब लोग कॉकपिट की तरफ देखते हैं, लोगों को यह भी यकीन नहीं था कि अब इस प्लेन में कोई पायलट नाम की चीज बची है कि नहीं बची। ये कंफर्म करने के लिए लोग कॉकपिट की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कॉकपिट का दरवाजा बंद है, क्योंकि जो सामान, जो छत उड़ने के बाद में जो बहुत सारी चीजें होती हैं प्लेन में, हवा के दबाव की वजह से वो सामान कॉकपिट के दरवाजे के पास आकर के अटक गए, जिससे कि कॉकपिट का दरवाजा बिल्कुल लॉक हो गया। इसलिए किसी को यह महसूस नहीं हो रहा था कि पायलट है कि नहीं है। लेकिन उस समय पायलट बड़ी समझदारी से के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, 42 साल के एक रोबोट, बड़े अनुभवी पायलट, वो उस विमान को उड़ा रहे होते हैं इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं एटीसी से संपर्क साधा जाए और नजदीक एयरपोर्ट है वहां पर इस प्लेन को लैंड करवाया जाए। धीरे धीरे प्लेन को नीचे लाया जाता है, तब यात्रियों को विश्वास हो जाता है, क्योंकि प्लेन जब नीचे आ रहा तो बड़ी स्लोली आ रहा, यानी कि उन्हें ये अनुभव हो जाता है कि पायलट अपनी सीट पर है, होशो हवास में है, उसी की ही वजह से ये प्लेन स्लोली नीचे जा रहा है। अगर पायलट नहीं होता तो प्लेन गच्चा खाता हुआ नीचे जाता, लेकिन पायलट है इसलिए ये स्लोली नीचे जा रहा है। प्लेन की छत 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ी।
अब प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका, जहां पर लोग थोड़ी राहत महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन जो चाहिए होती है अपने शरीर के लिए वो उन्हें वहां मिलने लग जाती। सांस लेने की जो तकलीफ थी वो कम होती है, लोग थोड़ी राहत महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये विश्वास नहीं होता है कि वो सकुशल सही सलामत लैंड कर जाएं। पायलट अपने को पायलट को कहता है कि एटीसी से संपर्क किया जाए। एटीसी से संपर्क किया जाता है, नीचे जमीन पर हवा से संपर्क किया जाता है। क्योंकि हवा का दबाव बहुत तेज था, नॉइज बहुत तेज आ रही थी, उनके जो लाइन है वो जुड़ तो जाती है, लेकिन पायलट क्या बोल रहा है वो एटीसी के कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा था, नीचे जमीन पर बैठे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। एटीसी के लोग क्या बोल रहे हैं ये पायलट को समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बार संपर्क साधा गया लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एटीसी में बहुत अनुभवी लोग बैठते हैं। जब संपर्क साधा जा रहा था, बार बार हवा का नॉइज जब उन एटीसी के लोगों को सुनाई दिया तो उन्हें लगा कि प्लेन में जो हवा का दबाव है वो बहुत तेज है, यानी कहीं न कहीं प्लेन में हवा आ रही है, हवा ने प्लेन में रास्ता बना लिया है। तब वो समझ गए थे कि प्लेन निश्चय ये लैंडिंग करना चाहते हैं और इमरजेंसी की सिचुएशन में है। हवा अगर प्लेन में आ रही है तो बहुत बड़ी अनहोनी होने की वो सिग्नल था, क्योंकि आमतौर पर हवा कभी भी प्लेन में नहीं आती है, क्योंकि प्लेन के विंडो कभी ओपन नहीं होते। और जो एटीसी से संपर्क किया जा रहा था उसमें इतनी तेज नॉइज थी जिससे स्पष्ट हो गया था कि प्लेन बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी में। लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। प्लेन थोड़ा नीचे आता है, दबाव थोड़ा कम होता है, संपर्क हो जाता है, स्थापित हो जाता है। पायलट कहता है कि हमारे प्लेन की छत जो है वो पूरी उड़ गई है, हम केवल बेसमेंट के जरिए, तल के जरिए यात्रा कर रहे हैं, केवल पैसेंजर बैठे हैं, सीटें हैं और कॉकपिट सुरक्षित है, हमें नजदीक का जो एयरपोर्ट वहां लैंड करने की अनुमति दीजिए। एटीसी पूरे सतर्क हो जाती है, पूरे डिपार्टमेंट को सतर्क कर दिया जाता है, तमाम एम्बुलेंस, सिक्योरिटी सबको सतर्क कर दिया जाता है। और जो नजदीक का एयरपोर्ट होता है मावी एयरपोर्ट, उन्हें यह सिग्नल दे दिया जाता है कि आप मावी एयरपोर्ट पर अपने प्लेन को लैंड करा सकते हैं, आप लैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत मावी एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले ये आ रही थी कि मावी का जो एयरपोर्ट ये था वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, ऊंची ऊंची चोटियां थी। और हाँ, जब ये प्लेन की छत उड़ी थी, जो प्लेन के आगे का जो मुंह होता है जो सीधा होता है एकदम, वो छत उड़ने की वजह से हवा की दबाव की वजह से थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया। तो पायलट सही से अंदाज नहीं लगा रहा था कि प्लेन आखिर किस दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ और किस दिशा में जा रहा है, इसका सही अंदाज पायलट नहीं लगा पा रहा था। और नीचे पहाड़ी एरिया था, बड़ी बड़ी चोटियां थी, अगर प्लेन को ज्यादा ऊपर लेकर के जाए तो पैसेंजर के साथ में कोई अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल था वो जितना प्लेन ऊपर जाता उतना लेवल कम होता, हवा का दबाव भी उतना ज्यादा बढ़ता। और पहाड़ों की चोटियों के अंदर से अगर प्लेन को ले जाया जाए तो किसी भी चोटी से टकरा करके क्रैश होने का जो खतरा था वो सबसे ज्यादा पायलट के सामने दिख रहा था। अब यहाँ पायलट को कुछ चंद सेकंडों में निर्णय लेने थे, क्योंकि प्लेन अपनी रफ्तार से लगातार उड़ रहा था। चंद सेकंडों में पायलट निर्णय ये लेता है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, बल्कि जिस स्थिति पे मैं उड़ रहा हूँ, जिस लेवल पर मेरा प्लेन उड़ रहा है, उसी लेवल को कंटिन्यू करते हुए एयरपोर्ट की ओर लैंड करूंगा। नीचे समुद्र भी था, एक बार पायलट मन करता है कि समुद्र में लैंड करवा लिया जाए, लेकिन समुद्र में लैंड करवाने से पहले उन्हें ये याद आ जाता है कि प्लेन की छत है नहीं। समुद्र में जैसे ही प्लेन लैंड करेगा, प्लेन में पानी भर जाएगा और जितने भी पैसेंजर है वो हाथों हाथ डूबने लग जाएंगे, सबकी मौत उनके सिर पर होगी। तो वो जो इरादा है वो पायलट त्याग देता है और मावी एयरपोर्ट की ओर, मावी रनवे की ओर पायलट अपनी उड़ान को कंटिन्यू करता है। रनवे को पूरी तरह से खाली करवा लिया जाता है, तमाम एम्बुलेंसें, जो इमरजेंसी की सारी जो सहूलियत होती वो प्रशासन की ओर से वहां पर उपलब्ध करवा दी जाती। तमाम कोशिशों के बाद जब प्लेन धीरे धीरे नीचे लेकर के आ रहा था पायलट, तो प्लेन का जो गियर बॉक्स है, जहां से पहिए, जब गियर बॉक्स ऑन होता है तो पहिए जो जिसके ऊपर प्लेन को लैंड करना है वो पहिए नीचे आ जाते हैं। वो निर्धारित तो दूरी होती है, उस समय गियर बॉक्स को ऑन किया जाता है और जब टेक ऑफ करते समय निर्धारित तो दूरी पर गियर बॉक्स को ऑफ कर दिया जाता है, जिससे कि पहिए फोल्ड होकर के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर अड़चन ये आ रही थी कि पायलट को ये महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मशीन बिल्कुल काम करना बंद कर दी थी, जिससे पायलट समझ सके कि पहिए खुले हैं कि नहीं खुले हैं, गियरबॉक्स खुला है कि नहीं खुला है। जो पायलट के सामने जो सिग्नल आ रहे थे वो सारे सिग्नल डेड हो गए थे, यानी पायलट के सामने कोई भी किसी भी प्रकार का इंडिकेशन नहीं था। जब एटीसी के लोग जब इस पूरे विमान को दूरबीन से देख रहे थे, क्योंकि प्लेन अब
लैंड करने की स्थिति में था तो प्लेन नीचे उड़ रहा था। और जब प्लेन इमरजेंसी की सिचुएशन में होता है तो पायलट के दिमाग में क्या क्या थॉट्स चल रहे होते हैं, उन चीजों का अनुभव करते हुए एटीसी में जो कर्मचारी बैठे थे उन्हें दूरबीन से वो गियर बॉक्स के जो पहिए हैं खुले हुए दिख जाते हैं, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि प्लेन सुरक्षित लैंडिंग कर सकता है। अगर पहिए ना खुले तो प्लेन जो होता है वो पेंदे के ऊपर लैंड करता है, यानी पहिए नहीं खुलेंगे तो जो प्लेन का जो बॉडी है उसके ऊपर वो लैंड करेगा। और जब उसके ऊपर लैंड करेगा तो जमीन से जैसे ही वो प्लेन टच करेगा तो एक जबरदस्त घर्षण होगी, और जब जबरदस्त घर्षण होगी तो प्लेन में आग लगने की संभावना जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अमूमन जिस प्लेन के क्रैश लैंडिंग के वक्त गियर बॉक्स नहीं खुलता है 99% प्लेनों में आग लग जाती है। और इनके साथ में एक और अड़चन ये आ जाती है कि प्लेन का जो एक इंजन था वो भी काम करना बंद कर देता है। केवल एक इंजन पर यह प्लेन फ्लाई कर रहा था, और ये एक इंजन कब बंद हो जाए इसका किसी को कोई अनुभव नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि एक इंजन बंद हो चुका था हवा की दबाव की वजह से, तो दूसरा कभी भी बंद हो सकता था। यह भी पायलट के दिमाग में ये चीज भी चल रही थी। वो इंजन बंद होने से पहले पहले पायलट इस मावी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग करवाना चाहता था। जब एटीसी से सारे संपर्क टूट जाते हैं, सारी मशीनरी लगभग 50% मशीनरी इस एयरक्राफ्ट की काम करना बंद कर दी थी, जो पायलट के लिए जरूरी थी वो सारी मशीनरी काम करना बंद कर देती थी। तो नीचे एटीसी में बैठे हुए लोग बाहर आते हैं, एयरपोर्ट का जो खुला स्थान है वहां जाते हैं, और जो ये पायलट वगैरह होते हैं, फ्लाइट में जो काम करने वाले अटेंडेंट्स होते हैं, इनको बातचीत के साथ साथ सिग्नल का भी महत्व समझाया जाता है कि किस प्रकार के सिग्नल की क्या महत्व है, क्या भाषा है सिग्नल की। वो सारी सिग्नल की जो भाषा होती है वो समझते हैं, सीखते हैं, यानी कभी भी इमरजेंसी में आपको ये चीजें काम आ सकती, और यह काम आती भी है। जब पायलट ये समझ नहीं पा रहा था कि प्लेन के जो गियर बॉक्स है प्लेन का वो खुला है कि नहीं खुला है, तब नीचे से जमीन से सिग्नल दिया जाता है, गियर बॉक्स का सिग्नल दिया जाता है, और वो सिग्नल समय रहते हुए पायलट देख लेता है नीचे से। तो पायलट को यह विश्वास हो चलता है कि गियर बॉक्स जो है प्लेन का वो खुला हुआ है, प्लेन अब लैंड करने की स्थिति में है, लैंड कर सकता है। धीरे धीरे प्लेन रनवे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही टच करता है पायलट के दिल में थोड़ी संतुष्टि होती है, क्योंकि सुरक्षित टच कर लिया था, टचडाउन हो गया था। कुछ ही अगली सेकंडों के अंदर प्लेन रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग कर चुका था। जैसे ही प्लेन सुरक्षित लैंड करता है, तमाम जो इमरजेंसी सर्विस थी वो भाग करके प्लेन की तरफ आती हैं, तमाम एम्बुलेंसें प्लेन की ओर आती हैं। हर पैसेंजर, एक एक पैसेंजर को टटोला जाता है। 7 पैसेंजर को इस हादसे में मामूली चोट आई थी, माइनर चोटें आई थी, किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई, क्योंकि जब विमान ने टेक ऑफ किया था तो उस समय 95 लोग इस विमान के साथ यात्रा कर रहे थे। जब विमान लैंड करता है, सारे पैसेंजरों को गिना जाता है, तो उस समय एक संख्या कम आती है। ये जो संख्या होती है लैंडिंग के समय वो 94 होती। जब सबके नामों के साथ में गिना जाता है तो उस समय इस पायलट की एक अटेंडेंस, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध अटेंडेंस हुआ करती थी एयरलाइन में, उनका अच्छा खासा नाम था, वो गैर हाजिर थी, वो अब्सेंट थी, वो उस प्लेन में थी नहीं। उस अटेंडेंस का नाम था कलारवीव, वो उस समय प्लेन में थी नहीं। जब जो चश्मदीद थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को आंखों से देखा, यानी कि वो मुसाफिर जो यात्रा कर रहे, उनमें से कुछ मुसाफिर उठते हैं, वो उस समय की घटना जो उन्होंने आंखों से देखी थी उसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि साहब, विमान जब अपनी निर्धारित ऊंचाई पर उड़ान भरा था, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, तो उस समय कुछ पैसेंजरों ने पानी की डिमांड की। तो वो एक जिम्मेवार अटेंडेंस होने के नाते उनका कर्तव्य बनता था, उनका फर्ज बनता था कि वो उन पैसेंजरों को पानी सर्व करे, क्योंकि उस समय विमान सही सलामत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो अटेंडेंस पानी लेकर के उठती हैं, अपनी सीट बेल्ट खोल करके सीट से उठती हैं, और उसके उठने के चंद सेकंड बाद यह हादसा हो जाता है। फ्लाइट का ऊपर का जो छत है वो पूरी तरह से उड़ जाता है, क्योंकि उस महिला ने सीट बेल्ट पहना नहीं, वो महिला खुली थी। जैसे ही हवा का प्रेशर बढ़ता है, हवा का दबाव बढ़ता है, उस दबाव के साथ में वो जो महिला अटेंडेंस थी जिसका नाम था कालारावीव,
वो भी उसके साथ में उड़ जाती। यानी एकमात्र इस बड़े हादसे में कैजुअलिटी हुई थी। ये दुनिया का सबसे पहला हादसा था जो किसी प्लेन की बीच रास्ते में इतनी ऊंचाई पर छत उड़ी हो, और अब तक का ये आखिरी हादसा है। यानी एकमात्र ये घटनाक्रम इस दुनिया में हुआ है। तो अपने आप में बहुत बड़ी दुर्घटना थी ये। पूरी तरह से ये दुर्घटना फिल्मी लगती है, लेकिन पूरी तरह से जितनी आपको ये दुर्घटना फिल्मी लगती है, ये कहानी फिल्मी लगती है, उतनी ही ये कहानी हकीकत। तो दोस्तों, जब तमाम इस घटनाक्रम के पीछे कौन जिम्मेवार है, किसकी कहाँ चूक हुई, इसके बारे में जब छानबीन की गई, इसके बारे में इंक्वायरी की गई, क्योंकि अपने आप में बड़ा हादसा था, पहला हादसा था। किसी प्लेन का छत उड़ जाए बीच रास्ते में, कोई मजाक की बात थोड़ी है। तो जब इस तरह की जांच हुई, तो जैसे मैंने बीच वीडियो में जिक्र किया था, जब टूरिस्ट स्पॉट पर इस प्रकार की कंपनियां हो, इस प्रकार के जो यात्रियों को आवाजाही करवाने के जो साधन के मालिक होते हैं, वो टूरिस्ट को ले जाने वाले लाने वाले साधन पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, उसके मेंटेनेंस पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। और इस केस में भी यही होता है। इस प्लेन का जो 95 लोगों को लेकर के उड़ रहा था, कई उड़ानों से इस प्लेन का मेंटेनेंस ही नहीं हुआ है। और प्लेन का नियम यह है कि हर प्लेन उड़ने से पहले, हर उड़ान से पहले प्लेन का मेंटेनेंस होगा, प्लेन चेकअप होगा। लेकिन इस प्लेन का कई उड़ानों तक मेंटेनेंस नहीं हुआ था। और इस प्लेन में यात्रा, जब जो पैसेंजर इस प्लेन में उड़ान भर रहे थे, इस उड़ान भरने से पहले एक पैसेंजर ने इस प्लेन की बॉडी में एक क्रैक भी देखा था, और वो उस क्रैक के बारे में जो अटेंडेंस थी, उससे उन्होंने इसके बारे में बात भी की थी, चर्चा भी की थी कि मैम, शायद आपके ध्यान में नहीं आया होगा, आपके प्लेन जो हमें लेकर के उड़ने वाला है, इसके ऊपरी हिस्से की बॉडी में क्रैक, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। अगर ध्यान दे दिया होता तो ये इकलौता और आखिरी हादसा नहीं होता। उस समय अटेंडेंस कहती हैं कि नहीं, ये ऐसे ही है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पैसेंजर को भी लगा कि ये ज्यादा अनुभवी है मुझसे, इन्हें ज्यादा ज्ञान है कि कौन सा क्रैक कितना खतरनाक हो सकता है। तो पैसेंजर भी ज्यादा उस पर कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, वो अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाता है, और कुछ ही मिनटों बाद में ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी के रूप में, हमारे शब्दों के रूप में हमने इस घटना को आपके सामने रखा है। हमें पूरा विश्वास है कि ये घटनाक्रम हमारे शब्दों के रूप में जो रखा गया है वो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से एक यूट्यूबर्स को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, उसे आगे काम करने की जो ललक होती है वो पैदा होती है, वो बढ़ती है, अगला वीडियो वो और बेहतर ढंग से लाने का प्रयास करता है। तो आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके साथ साथ केवल लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, बल्कि आप जिस व्यक्ति को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके एक स्तर को भी आप अप कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।